नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आपका स्वागत है। और हम अर्थात मैं एस एन विनोद और जोसेफ राव दोनों मौजूद हैं आज की चर्चित सुर्खियों पर चर्चा के लिए। चलिए सीधे चर्चा करते हैं। और आज पुनः सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। कल कई घंटों तक 2 शिफ्टें पूछताछ हुई, आज फिर बुलाया है। अगर ये एक सामान्य प्रक्रिया है तब तो स्वागत है, लेकिन ध्यान रहे जो सर्वथा आपत्तिजनक जो बात सामने आई वह यह कि सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। अमूमन पूछताछ एफआईआर दर्ज करने के बाद होती आई है। यह एक सामान्य स्थापित प्रक्रिया है। बावजूद इसके यह पूछताछ, तो ये संदेह, इस आरोप की पुष्टि होती है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने भयभीत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह पहलू, लेकिन इसके साथ ही इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, गलियों में निकल रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, ये सब हो रही है। लेकिन इसमें एक आपत्तिजनक बात है, जो इस विरोध प्रदर्शन का नाम कांग्रेस ने सत्याग्रह दिया है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक शब्द लगाया था, अहिंसा। आप सत्याग्रह करें, आप एक प्रदर्शन करें, लेकिन हिंसक नहीं करें। ये हिंसक प्रदर्शन होता है तो फिर यह सत्याग्रह नहीं रह गया, यह दुराग्रह हो जाता है। इस पर कांग्रेस पार्टी ध्यान दे। दूसरा पहलू इस मामले में, इस प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने जो कार्रवाई की, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, राजघाट जा रहे पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों को रोका गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया। यह सर्वथा आपत्तिजनक है। और सबसे आपत्तिजनक बल्कि लज्जाजनक जो दृश्य सामने उभर कर आए, लोगों ने, पूरे देश ने टेलीविजन पर देखा कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीवास, उनको गाड़ी से पुलिस वाले बाल पकड़कर बाहर खींच रहे हैं। यह सब कुछ देखा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। यह घोर, जैसे मैंने कहा, यह आपत्तिजनक नहीं है, यह लज्जाजनक है हमारे लोकतंत्र का। जैसे मैंने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है, लोकतंत्र देता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ, हिंसक नहीं हो, जैसे मैंने उसकी आलोचना की, लेकिन पुलिस को भी यह अधिकार नहीं है कि वह प्रदर्शनकारियों के साथ इस तरह से बर्बर व्यवहार करे। इससे राव साहब बताएंगे कि अंततः ये क्या संदेश समाज में जाता है, या स्थापित जो लोकतांत्रिक परंपरा है, जो संवैधानिक अधिकार है, क्या उसका यह हनन नहीं? कल की जो घटना थी, विशेषकर वो जो कांग्रेस के नेता का पुलिसकर्मी जो है बाल पकड़कर खींच रहे, वो देखकर तो बहुत दिल दहला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनकारी है वो कोई आपके दुश्मन तो नहीं है, उन्होंने आपका कोई गाली उतारी है, कोई गोली तो नहीं चलाई है। गोली चलाने वाले के साथ भी आपको ठीक से व्यवहार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसको आप मार सकते हैं। तो ये जो कल हुआ, अभी विरोध तो हो गई, सारे देश में विरोध हो रहा है, एक दिन का नहीं है। जब तक ये चलते रहेगा सिलसिला, जब तक कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया जाएगा या माननीय श्री राहुल गांधी को बुलाया जाएगा ईडी कार्यालय में, तब ये विरोध होगा। मगर कल जो है पुलिस ने थोड़ी ज़्यादती की है, और मुझे लगता है इसका संज्ञान जो है हमारे देश के जो न्यायालय है उन्होंने लेना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने लेना चाहिए कि इस तरह से आप बर्बरता से आप उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक अमानवीय तरीके से उसके बाल खींच के आप कर रहे हैं, ले जा रहे हैं उसको गाड़ी में, और वहाँ कोई उस समय कोई हिंसा की वारदात हो रही है या उन्होंने कुछ बहुत, नहीं, वो तो गाड़ी में है, गाड़ी में ऐसे कोई पत्थर चल रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इतना तो जगह जगह देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, और लोग हो सकता है कहीं जगह ट्रेन रोकी है, कहीं
रास्ते पर लोग उतर आए हैं, जो कांग्रेस के लोग, महिलाएं भी हैं, यूथ कांग्रेस के लोग भी हैं। मगर इस तरह से कल जो हुआ वो ठीक नहीं है, और ये जो है संदेश एक तरह से गलत जाता है, हमारी पुलिस की इमेज भी खराब हो रही है इसमें। इसलिए मैं चाहूँगा कि देश के गृह मंत्री और जो दिल्ली के जो लोग हैं और जो जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं वो इसका संज्ञान लें, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, ऐसा कोई निर्णय। क्योंकि बार बार कई बार ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस जो हमारे हैं, न्यायमूर्ति माननीय श्री रमन्ना जी, कई बार वो अपनी टिप्पणी करते हैं, कुछ बातों का ऑब्जर्वेशन वो करते हैं। तो कल बात तो उन्होंने भी टीवी पे देखा होगा या आज के अखबार में पढ़ा होगा, उन्होंने भी इसका कोई संज्ञान लेना चाहिए, और पुलिस को ऐसे दिशा निर्देश देना चाहिए कि इस तरह के वो जो हल्के जो काम है, इस तरह की ओछी हरकत जो है उससे बचे हो। नहीं, ये बड़ी लज्जास्पद बात है कि पुलिस की एक बर्बर छवि पहले से स्थापित है, और ये बार बार प्रयास हुए हैं, अदालतों की तरफ से भी टिप्पणियां आई हैं कि पुलिस इस छवि से निजात पाए। लेकिन कल की घटना तो ये बताती है कि निजात पाने की जगह वो इस छवि में और वृद्धि कर रहे हैं। यह लज्जाजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भर्त्सना हो रही है। पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले और तुरंत सुधार करे। चलिए, अब इसी लोकतांत्रिक बातों को आगे बढ़ाते हुए एक और घटना की ओर। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा की थी लोकसभा के 4 सांसदों का निलंबन को लेकर। कल पुनः राज्यसभा में 19 सांसदों को निलंबित किया गया। आरोप वही कि वो सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे थे, हंगामा कर रहे थे। यह कोई नई बात नहीं है, जैसे बार बार हम कहते हैं, जब से संसद की स्थापना हुई है और आरंभिक दिनों में जब आज के सत्ताधारी जब विपक्ष में थे तब भी ऐसा होता है। बल्कि उस काल में तो ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। यहाँ तो कुछ क्षण के लिए हो रहे हैं और आप ये कार्रवाई करें। तो यह एक लोकतांत्रिक अधिकार जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का है, उससे रोका जाना, इस तरह से निलंबित करना, मुझे लगता है कि फिर वो दोहराना ही होगा कि यह स्थापित परंपरा के विरुद्ध है। इसमें पीठासीन अधिकारी और सरकार पहल करते हुए इसका एक सकारात्मक निराकरण स्थापित करें। आपने बिल्कुल सही बताया। इससे पहले भी संसद के सत्र में, जो चालू सत्र है उसमें पहले कुछ सांसदों को निलंबन किया गया, और कल जो है, कल की बड़ी घटना है 19, ये राज्यसभा, इसको अंग्रेजी में हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। ये इंटरनेशनल लोग होते हैं वहाँ पर, पढ़े लिखे, शिक्षित, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग, कवि है, साहित्यकार है, पत्रकार भी होते हैं। ये सब लोगों को वहाँ रखते हैं, और ये सारे लोगों को, 19 लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, आप उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, आप उनकी आवाज़ को क्रश करना चाहते हैं। मैं आपको ध्यान दिला चुका, उनकी एक मांग थी, बिल्कुल जायज मांग, वो महंगाई और बेरोजगारी पर बहस करना मांग कर रहे हैं, और पीठासीन अधिकारी उसकी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं और सरकार तैयार नहीं हो रही है। तो एक लोकतंत्र में जनता की आवाज़ जब जनप्रतिनिधि वहाँ उठाते हैं तो उन्हें रोका ही नहीं जाना, उन्हें निलंबित करना बहुत गलत है। और इसी तरह से आप निलंबन की कार्रवाई जारी रखेंगे तो एक दिन आएगा कि शायद संसद में सत्ता पक्ष के अलावा उधर विपक्ष में बैठने के लिए कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये एक तरह से धब्बा है कि हम लोग विपक्ष को साथ में लेकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, और एक तरफा हमारी कार्रवाई हो रही है। ये पूरे दुनिया के लिए एक अलग मैसेज जाएगा कि यहाँ की जो राज्यसभा या हाउस ऑफ एल्डर्स है, वहाँ पर अभी विपक्ष नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, और सारे काम जो है सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, और उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये एक गलत संदेश पूरे विश्व में जाने वाला है। बल्कि संदेश ये जा रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को संसद के अंदर, बाहर की छोड़ दीजिए, संसद के अंदर कुचलने की साजिश रची जा रही है। यह सीधे सीधे पूरी की पूरी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करने वाली कार्रवाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान, हमारा भारतीय संविधान विरोध का
प्रदर्शन की इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई अवसर पर ऐसी टिप्पणी कर पाई है कि विरोध करना लोकतंत्र में राजदलों का अधिकार है। ऐसे में यह जो घटना हो रही है, निलंबन करवाए, जिससे राव साहब ने बिल्कुल सच कहा, अगर इस पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया इस प्रवृत्ति पर, तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे सदन के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, विपक्ष पता ही नहीं रहेगा। तो एक तरफा सिर्फ सत्ता पक्ष बैठे हुए सदन की कार्रवाई चलाए, यह नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उस आशंका को बल मिलता है कि कहीं न कहीं किसी कोने में बैठ करके हमारे लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को बदलने की साजिश रची जा रही है। इसलिए यह जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है और न्यायपालिका की होती है कि लोकतंत्र के रक्षार्थ ऐसी प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। राज साहब, आप आगे बढ़ते हैं अपने महाराष्ट्र के। 28 दिन हो गए, तो व्यक्तियों की सरकार है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। 28 दिन, महीना पूरा होने जा रहा है लगभग, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। इसका संदेश आम लोगों के बीच में कुछ अच्छा तो नहीं गया, क्योंकि आप चाहे जितना दावा कर लें, सच्चाई यही है कि सरकार की अनुपस्थिति में, मैं कहूँगा सरकार नहीं है, अनुपस्थिति में अब इतना बड़ा महाराष्ट्र राज्य, इतने विभाग, अगर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलकर के चलाएं तो एक तरह से पूरे कामकाज ठप पड़े हुए हैं। और लोगों के बीच में संदेश तो जा ही रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो है। आपको क्या लगता है, इसके राजनीतिक दृष्टिकोण से और कानूनी पहलू दोनों को मिला के आप किस रूप में इसे देखना चाहेंगे? देखिए, दो लोगों की सरकार ही सर्वविदित है और मंत्रालय का सारा काम करीब करीब जो है वो ठप हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि फाइल ऊपर से आती है, फिर नीचे आगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा जाता है। अभी सरकार ही नहीं है तो कोई फाइल ना ऊपर जारी है, किसके पास जाएगी वो सही के अप्रूवल के लिए, और कहाँ कब अप्रूवल आएगा ये तो हो ही नहीं रहा है। सरकार नहीं है, विभागों का बंटवारा नहीं है। हालांकि ये जो है, ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी 1 अगस्त की रास्ता देख रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सामने आएगा कि ये सदस्यों के निष्कासन की जो मांग की गई है, निलंबन की, उसके ऊपर क्या फैसला आता है। और इनकी ओर से जो बचाव पक्ष की ओर से, शिंदे ग्रुप की ओर से जो याचिका दाखिल की गई, उसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या फैसला आता है। अगर ये उनके पक्ष में आया माननीय शिंदे ग्रुप के, तब ये मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक सवाल खड़ा होता है, जब आपने 1 अगस्त की बात कही, लेकिन इस बीच में खबरें ऐसी छपी आई है कि 29 जुलाई की तिथि को निर्धारित किया गया मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, कुछ खबरें ऐसी है जो आपको बीच बीच में उछालनी पड़ती है, भले उसमें तथ्य ना हो, तथ्य कम हो, मगर इंगेज रखना पड़ता है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें, उनकी आकांक्षा है, उनकी उम्मीदें हैं कि हमारे फला सांसद को, हमारे फला विधायक को या पूर्व मंत्री को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। ये सब लोगों को थोड़ा इनकी आशाएं बंधी रहे, इनका जो है अपने एक उम्मीद पर दुनिया जीती है। ये लोग उस तरह से बीच बीच में अफवाह उड़ती है, मगर इसमें कोई तथ्य नहीं है कि ये 29 जुलाई को इसका विस्तार होगा। जो भी है 1 जुलाई के बाद ही होगा, उससे पहले करना बहुत मुश्किल है। अगर चूँकि एक ही कारण, एक ही आशंका ऐसी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये 16 विधायकों के निलंबन पर अपना सिक्का लगा दिया, अपनी उसके ऊपर अपना हामी भर दी, उसको जायज़ ठहरा दिया कि ये बराबर है, ये इन लोगों को निकाला जाना चाहिए, तो ये सरकार की फजियत हो जाएगी। जब आप मंत्रिमंडल का एक और विस्तार कर रहे हैं और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जो है वो नीचे से आपके जो है वो चटाई खींच ली है, तो ये इस तरह से डर के मारे कोई भी नहीं, अरे ये कारण, सही कारण तो कोई भी आपको बताएगा नहीं,
ये हम लोगों का विश्लेषण होता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे कानून के विशेषज्ञ हो, या जो संसद और विधायक में जो लोग काम करते हैं, भूतपूर्व रहे, कानून मंत्री है, ये लोगों का, हम लोगों के तर्क वितर्क है ये। और इस तरह से 1 तारीख के पहले कुछ भी नहीं होगा, जो भी है 1 तारीख का इंतज़ार है। वो जो सिंबल की लड़ाई है धनुष बाण की, वो तो अलग चलती रहेगी, उसका ये इससे मंत्रिमंडल विस्तार से कोई संबंध नहीं है। मगर फिलहाल जो है 1 तारीख के पहले मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। और दूसरा ऐसा है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि समय सीमा है, समय सीमा तय नहीं की है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो। हालांकि संख्या के ऊपर कानून बनाए गए हैं, कितने मंत्री होंगे, कितने विधायक मंत्री होंगे, संख्या क्या होगी मंत्रिमंडल, ये सब तय है। चूँकि इससे पहले आंध्र विधानसभा का उदाहरण दिया जा रहा है, जहाँ 66 दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। तो ये इसमें थोड़ा स्कोप है उनके बचने का, मगर संदेश ठीक नहीं है जनता तक। आपका जिस समय एक समय जब ओला ये हो रही है, बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, तो उससे जो नुकसान है, अभी सब खेतों में काम चालू है, बहुत सारे विषय हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, ये सब सारे विषय जो है अभी ठप पड़े हुए। सिर्फ 2 ही लोग अधिकारियों के साथ बैठ के निर्णय ले रहे हैं, उसी को कैबिनेट मीटिंग बोल रहे हैं। जहाँ 1 से 2 रहे वो कैबिनेट हो जाता है, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी है, बाकी अधिकारी डिपार्टमेंट के बैठे हैं। मगर जो लोक प्रतिनिधि जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको बोलते हैं हम, वो जब तक वहाँ बैठेंगे नहीं, जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका ये सही रूप नहीं आ सकता है। अर्थात कानूनी दृष्टि से मंत्रिमंडल विस्तार की कोई बाध्यता नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जो संदेश जाता है समाज के अंदर वह यह कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। हालांकि ठीक है कि जैसे राव साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि यह प्रतीक्षा करे 1 अगस्त की अदालती आदेश के बाद। तो यह तय है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और उनके आदेश के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार संबंधी कोई फैसला किया जा सकेगा, उसके पहले नहीं। चलिए हम ये आशा करें कि इस बीच में भले ही चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 व्यक्ति हैं, कम से कम राज्य हित में, राज्य के विकास के हित में जो योजनाएं चल रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सकेगा। तो आज के प्रेस क्लब में इतना ही। आज हमें विदा दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे नई सुर्खियों पर चर्चा के लिए आपके सम्मुख। नमस्कार।